ईरानी राष्ट्रपति के मौत के बाद जो दफनाने की सेरेमनी हुई उसमें कौन कौन पहुंचा, और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धांजलि देने में हमास का चीफ हानिये भी मौजूद था। और इन सब के बीच में भारत की तरफ से कौन गया, और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इस अंगूठी की तलाश इतने जोर शोर से क्यों की जा रही थी। जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान में पार्लियामेंट के खेल को बिगाड़ने अब जनता उतर गई है। चाइना को एक बड़ा झटका लगा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में रविवार को मौत हो गई। रईसी के अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। दुर्घटना में मारे गए देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और अन्य अधिकारियों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की अगुवाई में बुधवार को प्रारंभ हुई और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर के साथ राजधानी तेहरान में निकाले गए जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। तेहरान विश्वविद्यालय में मृतकों के ताबूत रखे गए। ये ताबूत ईरानी ध्वज में लिपटे हुए हैं और ताबूतों पर नेताओं की तस्वीरें लगाई गई है। दिवंगत राष्ट्रपति रईसी के ताबूत पर एक काली पगड़ी रखी गई जो उनके इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने का संकेतक है। शहर के केंद्र में रईसी का तस्वीर हाथ में लिए शोक मनाने वाले लोग तेहरान यूनिवर्सिटी और उसके आसपास इकट्ठा हुए। बड़े अधिकारियों के साथ आयतुल्लाह खामनेई ने मृतकों के ताबूतों पर प्रार्थना की। फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूह हमास के नेता इस्माइल हानिया, लेबनानी प्रतिरोध समूह हिजबुल्लाह के उपनेता नईम कासिम को भी जुलूस में शामिल देखा गया। हानिये ने इजराइल विरोधी नारे लगाते हुए कहा कि मैं एक बार फिर कहता हूं, हमें यकीन है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपना समर्थन जारी रखेगा। रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को उत्तर पश्चिमी ईरान में कोहरे से ढके पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया। एक विशाल और खोज अभियान शुरू किया गया जिसमें तुर्की, रूस, यूरोपीय संघ की मदद शामिल है। रविवार तड़के सरकारी टेलीविजन ने रईसी की मौत की घोषणा की। गुरुवार को दफनाए जाएंगे रईसी और बाकी मृतकों का अंतिम संस्कार मंगलवार को जुलूस के साथ शुरू हुआ। इसमें हजारों लोग काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। तेहरान से शवों को ईरान के दूसरे शहर मशहद लाया जाएगा जो रईसी का गृह नगर है। गुरुवार शाम को दफनाया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। देश के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश दे दिए हैं, पर सवाल उठता है कि उड़ान के दौरान नहीं था कोहरा तो 30 सेकंड में कैसे गायब हो गया है हेलीकॉप्टर। कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हादसा था या साजिश, सबसे बड़ा सवाल यही है। ईरान के राष्ट्रपति चीफ ऑफ स्टाफ ने हेलीकॉप्टर क्रैश के आखिरी समय की जानकारी दी है। इसी हादसे में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री मारे गए। भयानक कोहरे के कारण कई घंटों बाद क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को खोजा जा सका। ऐसे में माना जा रहा है कि हादसे का कारण कोहरा भी हो सकता है। लेकिन सोमवार को घोल मोहसिन इस्माइली टीवी ने इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति एकदम सही थी। ईरानी राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, उनमें से एक में इस्माइली खुद मौजूद थे। अजरबैजान की सीमा के करीब से वो उड़े थे। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टरों ने दोपहर करीब 1 बजे उड़ान भरी, तब मौसम की स्थिति साफ थी। उनका कहना था कि कोहरा जमीन तक ही था, लेकिन जिस ऊंचाई पर वो उड़ रहे थे वहां नहीं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कुछ दूर तक बादल आ गए। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का पायलट काफिले का प्रभारी था। उसने अन्य हेलीकॉप्टरों को बादल से बचने के लिए ऊंचाई से उड़ने का आदेश दिया। उनका कहना है कि दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच में उड़ रहा राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में गायब हो गया। उन्होंने कहा कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे, हमारा हेलीकॉप्टर सबसे पीछे था। लगभग 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने महसूस किया कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पायलट ने चक्कर लगाने और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए लौटने का फैसला किया। इस्माइली ने कहा कि रेडियो उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को संपर्क करने की कोशिश हुई, लेकिन बादलों के कारण ऊंचाई को कम नहीं किया जा सका। उनके हेलीकॉप्टर ने अपनी उड़ान जारी रखी और पास के तांबे के खदान पर उतरा।
उन्होंने आगे कहा कि कुछ देर बाद राष्ट्रपति के पायलट के सेलफोन पर फोन किया गया तो किसी ने फोन उठाया। ये नमाज के दौरान के इमाम थे। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रैश कैसे हुआ इसे लेकर वो कुछ नहीं बता सके। उन्होंने सिर्फ वही बताया जो वो देख सकता था। जैसे उन्होंने देखा कि वो पेड़ों से घिरे हैं। बाकियों के हालात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं, किसी और को नहीं देख सकते। दोबारा उनको जब फोन मिलाया गया तो फिर वही चीजें बताई। इस्माइली ने आगे कहा कि जब हमें क्रैश साइट मिली तो शवों की स्थिति देख ये साफ था कि राष्ट्रपति और अन्य लोग क्रैश के तुरंत बाद ही मर गए। वहीं इमाम कई घंटों बाद शहीद हुए। ये पूरी कहानी इस वक्त निकल कर आ रही है। कहा गया कि गिरते ही 3 हिस्सों में हेलीकॉप्टर टूट गया और हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा जल गया। उसने आशंका जताई कि पायलट की जलने से मौत हो गई। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा जंगल में नीचे ढलान तक गहराई में है, जहां जाने की इजाजत नहीं थी। खैर, भारत की तरफ से उप राष्ट्रपति पहुंचे हैं शोक समारोह में शामिल होने के लिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा ताइवान के संसद में इस तरीके के कुछ माहौल बने थे जब भागा भागी और मारा मारी हो रही थी। पर अब ताइवान की जनता इन सब चीजों के लिए जमीन पर उतर आई है। विलियम लाई यहाँ पर बन चुके हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के बाद बधाइयों का तांता लग रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ये ट्वीट किया गया है कि ताइवान में किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है बल्कि 30,000 लोग संसद के चारों तरफ जमा हो गए हैं और इनमें से ज्यादातर ताइवान के छात्र हैं जो जमा हुए हैं। और इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जिस तरीके से कानून लाकर जो विपक्ष है, केएमटी वगैरह है, कोशिश कर रहे हैं कि ताइवान के नए राष्ट्रपति के हाथों को बांधा जाए, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस तरह की कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जनता खुद उतर आई है, यानी आप समझिए इसमें से ज्यादातर क्या कौन है? ज्यादातर इसमें यूथ हैं, युवक हैं जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कुछ गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 30,000 ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो सपोर्ट में उतर रही है सरकार के और कह रहे हैं कि इस तरह का कोई नियम नहीं लाओ जो चाइना के लिए आसान हो जाए। और ऐसा ही 2014 में भी हुआ था जब केएमटी पार्टी ने एक डील करनी चाहिए थी चाइना के साथ और ये एक इंडस्ट्रियल डील थी जिसका विरोध करने के लिए जनता और खास तौर पर युवक उतर आए थे और वो वैसे ही हालात एक बार फिर से यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।